हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 1 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा होगा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा, वो रिलेट करता है हमारा एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट। सर कैसा कॉन्फ्लिक्ट? देखो, आप जानते हो आज के टाइम पे थोड़ा हमें जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये मुद्दा है क्या, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ है, कैसे फ्यूचर के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा जो तीसरा मुद्दा होगा वो होगा स्पोर्ट्स के संबंधित, कि इंडिया किस तरह के एफर्ट ले रहा है इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्या क्या इश्यूज आते हैं इसके रिगार्डिंग, और फ्यूचर कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे। यहाँ पर जो आज की कोट ऑफ द डे है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। यहाँ पर कोर्ट में कहा जा रहा है कि इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील दैट देयर आर 3 सोसाइटल मेंबर दैट कैन मेक अ डिफरेंस। बेसिकली उन्होंने बात करी है कि 3 लोग ऐसे होते हैं जो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें एक अच्छी कंट्री बनना है। और वो लोग कौन है? दे आर द फादर, मदर एंड द टीचर। इन 3 लोगों की बात यहाँ पर करी गई है। देखो, आप भी इस चीज़ को नोटिस करते हो कि हमारे पेरेंट्स का और साथ ही साथ हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो गुरुज होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब जैसे डॉक्टर कलाम साहब ने ये बात बोली है ना, तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर काफ़ी बार इस तरह का जिक्र किया है कि उनके पेरेंट्स का उनकी लाइफ के अंदर कितना मेजर इंपैक्ट रहा। बाद में जो भी अपनी ज़िंदगी में अचीव कर पाए, कहीं ना कहीं इनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। उसके साथ ही जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, एक तरह की हमें प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं कि सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है। ये हम कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से ही तो सीखते हैं, ठीक है। किस तरह की हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, क्या वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। एक बार ये चीज़ें सीख ली, फिर टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने सावित्री बाई फुले जी के बारे में सुना है, ठीक है ना, या ज्योतिबा फुले जी के बारे में भी। इन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस टाइम पर लोगों के अंदर एजुकेशन स्प्रेड करने के अंदर, स्पेशली वुमेन एजुकेशन के लिए, एंड अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट किया। उसी तरह से आप जानते हो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के बारे में, ठीक है ना। इनके बर्थ के दिन हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसी तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर आप जानते हो, ठीक है ना, इंडिया के क्या वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे, ठीक है ना। तो इन्होंने भी बहुत बार कंट्रीब्यूशन अपना बताया है कि इनके जो गुरु थे डॉक्टर रमाकांत आचरेकर, उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके पर्टिकुलर लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 3 एंटिटीज़ हैं, स्पेशली मैं बात करूँ पेरेंट्स एंड साथ साथ जो टीचर्स, अगर एक देश को करप्शन फ्री बनना है तो यहाँ पर इन सभी का रोल आएगा ही आएगा। क्या आप वैल्यू सिस्टम आपके अंदर डेवलप हो रहा है, वो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ही बता पाएंगे। अगर वो टीचर्स अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स ने आपको एक अच्छे संस्कार आपको दिए होंगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जब भी आप कुछ गलत करने जाओगे तो वो आपके माइंडसेट को चेंज कर देंगे। वो याद आएगा आपको कि नहीं, हमारी जगह हमारे पेरेंट्स होते, हमारे टीचर होते तो क्या बताते, वही आप एक्शन लोगे। और इसी तरह से हमारी जो देश है वो करप्शन फ्री बन सकता है। इसी के साथ चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, टुवर्ड्स अ रोबस्ट ट्रायम्विरेट। अब सर इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है? देखो, आप जानते हो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आज के टाइम पर, वहां पर कितने मेंबर्स हैं? टोटल 3 मेंबर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और साथ ही साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि बात दरअसल में हो क्या रही है। अगर आपने देखो, मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड में लेके चलूँ तो आर्टिकल 324 क्या करता है? आर्टिकल 324 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि एक होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हो गया, ये इन सभी को कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली इन सभी का डायरेक्शन, सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ये इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना पार्लियामेंट के भी देख लिया हमने, वो भी देख लिया। बाकी जो होते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है, वो डील करता है हमारी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत से। पर हमारा फोकस यहाँ पे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। अब आपने, जैसे मैंने आपको बताया, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमीशन आज के टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं। अब इनके रिगार्डिंग ना कुछ हमने इनको सिक्योरिटी दे रखी है। किस बात की सिक्योरिटी? जैसे आप जानते हो चीफ इलेक्शन कमीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, कमिश्नर के कॉरस्पॉन्डिंग इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, राइट। इसके साथ ही साथ अगर इनको रिमूव करना है ना, सीईसी की बात कर रहा हूं, इनको रिमूव करना काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है।
कैसे रिमूव करेंगे सर? जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनको रिमूव किया जा सकता है, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, एक तरह से स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी हम इनको रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यही तो इनके ग्राउंड्स हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हो। बाकी इसके साथ ही साथ इनको जो जब भी ये सर्विस कंडीशन इनके डिसएडवांटेज के लिए नहीं टर्न करी जा सकती। तो बात यहां पर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग काफी अच्छी खासी सिक्योरिटी है, पर क्या जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके रिगार्डिंग भी हमने प्रॉपर सिक्योरिटी दे रखी है? द आंसर इज नो। यहां पर इनको रिमूवल प्रोसेस इनका काफी ईजी हो जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस के ऊपर इनको रिमूव किया जा सकता है। उसके साथ ही आप ये बात भी जानते हो कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको पोस्ट रिटायरमेंट्स वो कहीं और जगह जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखें ना, गो फॉर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऐसे इनको डी बार नहीं किया गया है। तो काफी ना यहाँ पे ना इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन उठ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग अक्सर क्वेश्चन उठ जाते हैं, और यही पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर राइटर ने बात करी है। यहां पर क्या देखो, बात क्या चल रही है, आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुद्दा चल रहा है। वो मुद्दा क्या है कि क्या हमें इलेक्शन कमीशन के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग यहां पे मुद्दा उठ रहा है। देखो, जब भी ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपॉइंटमेंट की बात है ना, पर अपॉइंटमेंट के अंदर ना ये नहीं बताया कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। जो भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई लीगल क्वालिफिकेशन, कुछ एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई। तो होता क्या है, किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है एज एन इलेक्शन कमिश्नर। और अभी आपने नोटिस भी किया कि काफी जल्दबाजी में, काफी एक दिन के अंदर ही ना हमारे जो नए इलेक्शन कमिश्नर थे उनको अपॉइंट कर दिया गया। अब ये हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या ये जो हम तरीका कर रहे हैं, बहुत तेजी से इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, क्या एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अभी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है। अब यहां पर ना चलो ये बात तो आएगी ही, इसके साथ ही साथ बहुत सारे ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी पेंडिंग है हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर या इन जनरल इलेक्शंस के अंदर। तो वो सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर का मानना है। देखो, बात करें थोड़ा हिस्ट्री की, तो 2004 से ही ना बहुत सारे रिफॉर्म्स प्रपोजल आते जा रहे हैं हमारे पास, जैसे नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनके द्वारा बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए। दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इनके द्वारा बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए गए ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लेके आ पाएं। तो ये सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मनी एंड मसल पावर का बहुत ज्यादा यूज होता है इलेक्शंस के अंदर, तो इसको कैसे हटाएं। ठीक है ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इनके डेटा के हिसाब से आज की जो लोकसभा है उसमें 43% जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे मुद्दे हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करने की जरूरत है। अब यहां पर ना ये जो आर्टिकल है इसमें 2 मेजर इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। पहला ये कि हमें जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, क्या प्योरली वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा सिलेक्ट हो जाएं जैसे आज के टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट साहब किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, क्या वो तरीका होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई कोलिजियम सिस्टम बने। जैसा आप जानते हो ना जुडिशरी के अंदर क्या है, एक तरह का कोलिजियम सिस्टम, यहां पर भी इस तरह का कोई कोलिजियम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये क्वेश्चन उठ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ना 1990 में ये बात बोली थी कि जब हम इनको अपॉइंट करें, जैसे सीईसी को अपॉइंट करना है तो कैसे अपॉइंट हो, वो अपॉइंट हो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, पर वहां पर ना एक तरह की कंसल्टेशन हो, किसके साथ, वो कंसल्टेशन होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ। तो ये अगर मिलकर डिसाइड करेंगे ना तो यहां पर एक ऐसा मान सकते हैं कि प्रोसेस ढंग से हो पाएगा, और इस प्रोसेस की एक लीगल बैकिंग होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। पहला तो मुद्दा ये हो गया। इसी तरह से नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर भी इन्होंने बात बोली कि हाँ हमारे पास एक बॉडी होनी चाहिए जो डिसाइड करे, जो रिकमेंड करे। वो इस बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, यहां पर एनसीआरडब्ल्यूसी ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए इस बॉडी के अंदर। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने चाहिए लोकसभा के एंड राज्यसभा के भी, लोकसभा स्पीकर एंड साथ ही साथ राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। तो हर पर्टिकुलर जो भी बॉडी थी, चाहे दिनेश गोस्वामी हो गए या फिर एनसीआरडब्ल्यूसी हो गया, इन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी है। उसी तरह से लॉ कमीशन की भी रिकमेंडेशन दी है, इन्होंने भी बात वही करी थी कि ऑपोजिशन पार्टीज, ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी इंक्लूड करना चाहिए इन सभी अपॉइंटमेंट्स के अंदर। तो यहां पर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो डेफिनेटली हम मान सकते हैं कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस आर्बिट्रेरी नहीं होगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर से होगा। इसके साथ ही यह भी इंश्योर करने की जरूरत है कि जो हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमिश्नर्स की, मैंने बात करी थी ना कि एक क्या होते हैं
एक होते हैं सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ ही साथ है 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, इनका रिमूवल प्रोसेस काफ़ी ईजी है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस काफ़ी टफ है, वो वैसे कैसे रिमूव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। तो यहां पर यह बात करी गई है जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है ना, इनका रिमूवल प्रोसेस भी इनकी तरह करो, ऐसा बोला गया था। किसके द्वारा? ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट। क्योंकि अगर देखो, अगर जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका रिमूवल प्रोसेस थोड़ा ईजी होगा, तो उससे दिक्कत क्या आएगी? उससे दिक्कत ये आएगी कि ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर ना ये सारी रिकमेंडेशंस बहुत बार आई हैं, पर चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, किसी ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये मुद्दा हमें कहीं ना कहीं इसको टैकल करने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा भी वही है, ठीक है ना, ये आर्बिट्ररी रिमूवल वाला, कि कैसे किसी को भी रिमूव कर सकते हो, वो सारी चीजें। तो यहां पर क्या होना चाहिए कि जो भी हमारी चीजें हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लो, ठीक है ना, सीईसी की बात कर लीजिए, एंड उसके साथ ही साथ जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दोनों के पास ना उतनी ही पावर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं मेजॉरिटी 2:1 कुछ भी हो सकती है। हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहां पर हो और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर यहां पर हो, तो वो चीज भी हम पॉसिबल करते हैं। तो यहां पर भी इंश्योर यही करना चाहिए कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी प्रॉपर ही हम दें। ये जो राइटर जिन्होंने लिखा है ना, जो वो दरअसल में हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं, बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, नवीन चावला जी की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने टाइम पर भी ये रिकमेंडेशंस ऊपर प्राइम मिनिस्टर जी को दी थी, पर प्रॉपर्ली उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो आज के टाइम पर जरूरी क्या है? जरूरत यही है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जितनी ही हम राइट्स बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को दें, ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर पाएं। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट को फेवर करें, नहीं, इंडिपेंडेंटली वर्क करें। अदरवाइज होगा क्या, जब इस तरह के इलेक्शन कमिश्नर्स को दिक्कत आएगी तो वो अपनी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी गई हैं प्रीवियस कमिश्नर्स के द्वारा, ये सारे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हो सकता है कोई ना कोई हम जैसे कोलिजियम सिस्टम बना लें, ठीक है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इंक्लूड किए जा सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा के हम स्पीकर्स को एज इन लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को इंक्लूड किया जा सकता है, ताकि ये प्रोसेस पूरा का पूरा बहुत ही ट्रांसपेरेंट बन पाए। एंड अकॉर्डिंगली ये जो 3 लोगों का ग्रुप है ना, 1 इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर, वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। ये बात हो रही है यहाँ पे। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, अनसीमिंगली कॉन्फ्लिक्ट, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तरफ है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरी तरफ है हमारी जुडिशरी। इनके बीच में थोड़ी तनातनी चल रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, आपने ना जो हमारे लॉ मिनिस्टर है बेसिकली किरण रिजिजू जी, इन्होंने ना हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा अटैक किया है। उसके ऊपर बोला है कि ये ना जुडिशरी का जो कोलिजियम सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा ओपेक है, ठीक है, हमने भी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे वर्क करता है। और साथ ही साथ जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशरी यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रही है। किस तरह से क्रिटिसाइज? वो जुडिशरी बोल रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ना जजेस को अपॉइंट नहीं कर रही। अगर जुडिशरी कुछ नाम रेकमेंड कर देती है यूनियन गवर्नमेंट को, तो यूनियन गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम तक अपने पास फाइल रख के बैठती है। तो दोनों साइड से ना अटैक्स एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, तो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे आर्टिकल 124 है, ठीक है, हमने कोलिजियम सिस्टम बार बार डिस्कस किया है। अगर किसी को डिटेल में देखना है तो 19 नवंबर वाला आर्टिकल देख सकता है, वो एडिटोरियल डिस्कशन, वहां पर मैंने कोलिजियम सिस्टम बहुत डिटेल में बताया था। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर लिखा गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। पर हमारे थ्रू वेरियस जजमेंट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या इवॉल्व हुआ कोलिजियम सिस्टम। और कोलिजियम सिस्टम 3rd जजेस केस के ऊपर आया। यहां पर क्या बात करी गई कि हमारे पास होंगे क्या, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इनके क्या होंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ, ठीक है ना। ये सभी मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस पर्टिकुलर जज को आएंगे, किसकी ट्रांसफर होगी। ये सारे डिसीजन इनके द्वारा लिए जाते हैं। अब देखो यहां पर कोर्ट्स का ज्यादा रोल आ गया, जुडिशरी का ज्यादा रोल आ गया, पर ये सिस्टम कैसे वर्क करता है? कोलिजियम सिस्टम काफी ओपेक तरह से वर्क करता है। अब इस ओपेकनेस को खत्म करने के लिए ना हमारी गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई थी, एनजेक का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या था, इस एनजेक के थ्रू, कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने और भी मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया, जैसे लॉ मिनिस्टर हो गए, 2 एमिनेंट पर्सन हो गए। पर हमारी जुडिशरी ने क्या बोला कि आप क्या कर रहे हो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के साथ इंटरफेयर कर रहे हो। तो यहां पर इसको हमने जुडिशरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब ये मुद्दा तभी से ही चला आ रहा है कि दोनों के बीच में, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में काफी क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं और इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं।
अब इस वजह से दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोसीजर है, हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो कोर्ट का ये बात सही है कि गवर्नमेंट को भी ना बहुत लंबे टाइम तक किसी रिकमेंडेशन को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड हमारी जुडिशरी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कोलिजियम सिस्टम है, उसकी जो ओपेकनेस है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आए, ठीक है ना, हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम इंक्रीज कर पाएं। अदरवाइज दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत यही आएगी कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है या फिर जो लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, वो जस्टिस मिलने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर सभी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म लेके आया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। देखो एनजेक अगर ना कहीं अगर ऐसा जुडिशरी को लगता है कि उनकी इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैकेनिज्म हम सोच सकते हैं कि जहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी इफेक्ट ना हो, पर ये आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी ना आए। तो दोनों के बीच में यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं एक तरह का बैलेंस बनाने की, कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी जरूरी है, पर साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी उनके प्रोसेस के अंदर आनी चाहिए। दिस इज द थिंग कि इसी वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की जो दिक्कत है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है? स्पोर्ट्स से संबंधित, ठीक है। द पिवटल रोल ऑफ स्पोर्ट इन एस्पिरेशनल इंडिया, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए हम अक्सर बात करते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन रहता है, ठीक है ना, बिल्कुल। पर यहां पर क्वेश्चन यहां पर है, इंडिया के अंदर ये इमर्ज होता है कि क्या हमारे जो यहाँ का यूथ है या फिर यहाँ के जो चिल्ड्रन है, वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर देख रहे हैं या नहीं देख रहे। और आपको रियलाइज होगा कि मेजर एक चंक ऑफ पीपल ऐसे हैं जो इसको एज अ करियर ऑप्शन नहीं देख रहे, और उसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस हैं। वो सोशियो इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, डाइटरी हैबिट्स हो सकती है, जेंडर बायस हो सकता है। इनको हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखो 1950s में ना हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट करी गई, ताकि हम आने वाले टाइम्स के अंदर जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव कर पाएं। फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट बना, ठीक है, सबसे पहले हमने ना एक डिपार्टमेंट बनाया, फिर बाद में हमें देखा कि नहीं और हमें काम करने की जरूरत है, तो इस डिपार्टमेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? मिनिस्ट्री के अंदर। 1984 में हमारी एक पॉलिसी भी आई, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो इस तरह से हम वर्क करते गए हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स था ना, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी यहाँ पे पैराशूटिंग हो गया, ये और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर ओवर द टाइम इंक्लूड होती गई हैं। पर फिर भी ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं चैलेंजेस आपको समझाता हूँ। देखो आपने सभी ने ना सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। सुना होगा ना आप सभी ने। अगर आप खुद सोचो कि हमारी देश की मेंटेलिटी ऐसी है कि पढ़ने लिखने से ही आप अच्छी जगह पे जाओगे, पर खेलने कूदने से आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर ऐसी मेंटेलिटी रहेगी तो आपको रियली लगता है कि हमारी कंट्री के अंदर स्पोर्ट्स एक पुश मिलेगा उसको? द आंसर इज नो। तो पेरेंट्स की साइड से भी ना देखो पुश नहीं रहता यहाँ पे। और आपने भी काफ़ी लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी, बहुत बार लोगों के अंदर टैलेंट होता है, पर उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एंड उस वजह से आप उस डायरेक्शन में मूव नहीं करते। उसके अलावा कुछ देखो, इंडिया के अंदर आपको पॉवर्टी देखने को मिल जाती है, ठीक है, अच्छी खासी गरीबी है। तो अगर कोई चिल्ड्रन इस डायरेक्शन में जाना भी चाहता है ना, तो उसके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं होता। उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आपको इसी डायरेक्शन में काम करना है, स्पोर्ट्स के अंदर तो पैसा नहीं मिलता, उसके अंदर आपको आपका सस्टेनेंस डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेडियम हो गया या अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज होती हैं, वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखने को मिल जाती हैं कि दिल्ली में मिल गए, मुंबई में मिल गए, बैंगलोर में मिल गए। पर क्या आपको छोटे शहरों के अंदर या फिर छोटे गाँव के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं? द आंसर इज नो। बाकी साथ ही साथ जो लड़कियों को भी इनकरेजमेंट नहीं किया जाता कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वो एक मेजर चैलेंज बनता है हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्टर के ना डेवलप होने के पीछे। बाकी देखिए पॉलिसी के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आईपीएल का स्पॉट फिक्सिंग काफ़ी टाइम हो गया अब तो वैसे, बट ओलंपिक गेम्स बिडिंग स्कैम, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखने को मिल जाते हैं वुमेन के साथ। तो ये सारे इश्यूज भी हमारे यहाँ पे इसको इम्पैक्ट करते हैं। बाकी जो पॉलिसीज बनती है ना इंडिया के अंदर, वो काफ़ी सेंट्रलाइज मैनर में बनती है, ठीक है ना, और उसका इंप्लीमेंटेशन फिर प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो ये दिक्कत आती है। उसके साथ ही साथ जितनी भी हमारी बॉडीज है ना, देखो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करप्शन के केसेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम के बारे में सुना होगा, ठीक है। बाकी देखो पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अभी हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, यहाँ पर भी ना काफ़ी बार कंसर्न्स उठे हैं कि यहाँ पर भी ना पॉलिटिशियंस का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है। बाकी आप जानते हो बीसीसीआई के अंदर भी काफ़ी बार नोटिस किया गया है कि पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो करप्शन के चार्जेस हो गया, ये सारे मुद्दे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह से आप जानते हो वाडा के बारे में, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी।
वोडा के हिसाब से क्या है, इंडिया दुनिया में सबसे ऊपर है जब हम एंटी डोपिंग के मामले में हम देखते हैं कि इंडिया में ना जो हमारे एथलीट्स हैं बहुत ज़्यादा डोपिंग के वायलेशंस करते हैं। हमने ना इंडिया ने एक नाडा करके भी बनाई है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ताकि डोपिंग जैसी चीज़ों के साथ हम बच पाएं। पर तब भी इंडिया अभी भी डोपिंग के वायलेशन के मामले में सबसे ऊपर आता है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न बन जाता है। बाकी देखिए आजकल आप भी कहीं नोटिस करते हो कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलने लग गए हैं, वीडियो गेम्स, इनकी तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया है। तो जब वीडियो गेम्स खेलेंगे, ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, तो शायद ना वो प्लेग्राउंड्स के अंदर, वो स्टेडियम्स में जाके उस चीज़ को खेलना नहीं पसंद करते। आज आप लोग भी नोटिस करते हो, पहले देखो आप सभी लोग भी कहीं ना कहीं कुछ घर के बाहर गली क्रिकेट हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, इस तरह की चीज़ें खेला करते थे। पर आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल के बच्चे वीडियो गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे प्लेग्राउंड हो सकता है खाली हमें देखने को मिले, क्योंकि वो मोबाइल फोन्स की तरफ ज़्यादा स्टिक कर गए हैं। तो इसको वर्क करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीज़ें भी लेके आई गई हैं। जैसे देखो आप जानते हो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, यहाँ पर क्या है, ये स्कूल एजुकेशन की बात करता है, पर स्कूल एजुकेशन भी सिर्फ एजुकेशन से संबंधित नहीं है, नहीं, यहाँ पर बात होती है किस चीज़ की, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट की। और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ना समग्र शिक्षा अभियान के अंदर फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाया गया है, ताकि प्रॉपरली उनके लर्निंग आउटकम्स के साथ साथ उनके बॉडीली आउटकम्स या हेल्थ आउटकम्स भी प्रॉपर हो पाएं। उसके साथ ही आप जानते हो फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 2019 में स्टार्ट किया था, ताकि लोगों को इनकरेज कर पाएं कि वो हेल्दी रहें, फिट रहें। बहुत सारे ना स्पोर्ट्स एथलीट को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था। जैसे आप जानते हो विराट कोहली जी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया था, ताकि वो मैसेज सेंड करें पूरी दुनिया के अंदर कि आपको भी हेल्दी रहना है, आपको भी फिट रहना है, ताकि हम इस चीज़ को इंश्योर कर पाएं। उसके साथ ही साथ खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, खेलो इंडिया जो हमारे यूथ गेम्स हैं, आप जानते हो इस चीज़ को भी। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो अंडर 17, ठीक है ना, अंडर 17 हो गया, साथ ही साथ जो अंडर 21 के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ से 2 कैटेगरीज बनाई जाती हैं, और जो इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर। उसी तरह से हमारा जो SAI है, दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी एक ट्रेनिंग सेंटर की स्कीम चलती है। अब इसके अंदर भी देखो कि जो हमारे टैलेंटेड यंग पर्सन होते हैं, स्पेशली 12 से 18 साल के बीच में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है स्कीम के अंदर। उसके साथ ही एक होता है स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये वर्क किया जाता है। तो जो भी हमारी कंट्री के अंदर बेस्ट टैलेंट होता है, जो यंग पॉपुलेशन होती है, उसको ढूंढने की कोशिश करी जाती है इस पोर्टल के अंदर। इस पोर्टल के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, फिर आपके सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे, एंड उस सिलेक्शन ट्रायल्स के बेसिस के ऊपर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बाकी देखिए हमारी गवर्नमेंट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड स्कीम भी लेकर आई हुई है, ठीक है। आप जानते हो जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है, अर्जुना अवार्ड, आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, इसी तरह से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। ये सारे अलग अलग तरह के हमारे गवर्नमेंट पुरस्कार देती है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि स्पोर्ट्स के प्रति लोगों की रुचि बनी। उसी तरह से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, देखो ये क्या चीज़ है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है जो आने वाले टाइम्स के अंदर ओलंपिक गेम्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई किया, फिर उनको एक तरह से महीने का ना कुछ पैसे दिए जाते हैं, मान लो 50,000 रुपये दे दिया, एक तरह का स्टाइपेंड दिया जाता है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव कर पाएं एंड इंडिया के लिए ओलंपिक्स के अंदर मेडल लेकर आ पाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी उसके अलावा आप जानते हो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारे और अवार्ड्स भी उस दिन को दिए जाते हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की मैं बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसके रिगार्डिंग करती है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। अब सर आने वाले टाइम में और क्या करना चाहिए, देखो हमें करना चाहिए एक तरह का स्पोर्ट्स कल्चर का डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहिए। स्कूल के अंदर ही एक प्रॉपर एटीट्यूड बनाया जाए स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर कि हाँ स्पोर्ट्स खराब चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। बाकी जैसे फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये प्रॉपर जो मूवमेंट्स चल रही है ना, इनको प्रॉपर ग्रास रूट तक लेके जाएं, गाँव के अंदर लेके जाएं, जो प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें इस डायरेक्शन के अंदर। उसी तरह से पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलकर आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कैसे, जैसे जस्टिस लोधा कमेटी बनाई गई थी 2015 के अंदर, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने 2015 के अंदर जस्टिस लोधा कमेटी बनाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो BCCI था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के बारे में आई एम वेरी श्योर आप सभी जानते हो। तो BCCI के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे उनको कैसे सॉल्व करें, उनके रिगार्डिंग लोधा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने तय किया कि भैया ये जो रिटायरमेंट एज करो इनकी यहाँ पे 70 ईयर्स, वरना होता क्या था कि वही सेम पर्सन कंटिन्यू करे जा रहे हैं, और अगर
कोई बीसीसीआई के अंदर ऐसा बंदा है जिसके रिगार्डिंग कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं या फिर किसी और जगह पे उसने पोजीशन ले रखी है, तो उनको हटाया जाए, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ 2 साल तक का टेन्योर हो बीसीसीआई प्रेसिडेंट का, ठीक है। इस तरह की एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट बॉडी हो अलग चीज़ों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल हो गया। तो इस तरह से ना जस्टिस लोधा कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी कि ये स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो इश्यूज आते हैं, क्रिकेट के अंदर जो इश्यूज आ रहे थे, उनको कैसे टैकल किया जाए। अब इसी तरह के जो इश्यूज हमें और पर्टिकुलर बॉडीज में भी देखने को मिल जाते हैं, हॉकी के अंदर, फुटबॉल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी हमें उनके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। बाकी इसके साथ ही देखो जेंडर इक्वालिटी की तरफ प्रमोट करना चाहिए। अक्सर ना हमने गेम्स के अंदर देखा हुआ है कि सेम गेम के लिए मेन को ज़्यादा सैलरी मिलती है, वुमेन को सैलरी कम। पर यहाँ पर ना एक एग्जांपल आता है बीसीसीआई का। अभी बहुत ही रिसेंटली की न्यूज़ है कि बीसीसीआई ने क्या किया है कि जितने पैसे मेन को मिलेंगे, ठीक है, उस ग्रेड के अंदर, उस सेम पैसा वुमेन को भी मिलेगा। तो एक तरह की जेंडर पे पैरिटी लाने की कोशिश करी गई है। यही चीज़ हम इंश्योर कर सकते हैं बाकियों के अंदर भी, बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी, तभी हो सकता है कि वुमेन आगे आए, ठीक है ना। आप सभी देखो नोटिस करते हो कि देखो मेंस क्रिकेट टीम के बारे में ना सबको पता है कि हाँ भैया विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ठीक है ना, बाकी और सूर्य कुमार यादव, इस तरह के प्लेयर्स हैं। बट हार्डली कुछ लोग होते हैं जो वुमेन क्रिकेट टीम को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें ना वुमेन को भी आगे लेकर आना पड़ेगा। आजकल के टाइम पे वुमेन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो हम भी अगर इन टर्म्स ऑफ उनकी सैलरी के अंदर भी उतने अच्छे दें, ठीक है, साथ साथ उसको भी प्रॉपर प्रमोशन करें, तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर वुमेन भी इस फील्ड को और आगे परस्यू करेंगी। उसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग रूप होल्स हैं, उनको हमें टैकल करना होगा, विलेजेस तक लेके जाना होगा, रीजनल सेंटर्स बनाने होंगे, ताकि अगर कोई गांव के अंदर भी एक प्रॉपर स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसको हम आगे लेकर आ पाएं और उसको हम प्रॉपरली प्रमोट कर पाएं। साथ ही साथ नई नई जॉब्स ना देखो आज के टाइम पे ना निकल रही हैं इसके रिगार्डिंग। मैं आपको समझाता हूं। आपने देखो आजकल अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में आपने कई बार देखा होगा बहुत सारा एनालिसिस उसके साथ होता है कि भैया बैट स्पीड इतनी थी, इसने इस एंगल पे हिट किया तो ये इस तरह से वर्क करी। अगर बैट की लोकेशन या बैट का जो एंगल था वो इस तरह से होता तो हो सकता था बॉल इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से जाती। तो राइट, तो ये जो इतना डेटा वगैरह जनरेट हो रहा है ना, उस डेटा के बेसिस पे आप जो क्रिकेट टीम्स हैं वो उसको यूज करती हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। उसी तरह से फुटबॉल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि वो प्रॉपर डेटा जनरेट होता है, उस डेटा को यूज करती हैं टीम्स, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती हैं। ऑफ साइड जैसे होती है फुटबॉल के अंदर, आप कहीं ना कहीं देख भी रहे हो, वहां पर भी टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स आज के टाइम पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं इन द स्पोर्ट्स फील्ड। तो यहाँ पर भी ना एक अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो भी यहाँ पर भी अपने आप को देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को लिंक किया जा सकता है। नई नई जॉब्स यहाँ पे इंडिया को जो डेमोग्राफी डिविडेंड है उसका हम बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। तो ये थे आज के तीनों मुद्दे। आई होप आपको तीनों आर्टिकल अच्छे समझ आए होंगे कि इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग क्या इश्यूज थे, सुप्रीम कोर्ट है, साथ ही साथ जो हमारे एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग जो इश्यूज थे वो कैसे टैकल हो सकते हैं, एंड थर्डली जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इश्यूज थे उनको हमारी गवर्नमेंट किस तरह से टैकल करने की कोशिश कर रही है। ये मुद्दा भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।